स्टूडेंट, आज हम सभी बात करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कारणों की, कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से कारण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं जिनको दो तर्क के नाम से जाना जाता है। पहला है युक्तिपरक तर्क, या कह सकते हैं युक्तिपरक कारण, और दूसरा है नैतिक तर्क। ठीक है, तो युक्तिपरक तर्क के अंतर्गत लाभकारी तर्क, जैसा कि श्रीलंका ने अपनाया था, ठीक है, यानी सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक कारण के अंतर्गत, युक्तिपरक तर्क के अंतर्गत लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है, जैसा श्रीलंका ने अपनाया था जो मॉडल। दूसरा है नैतिक तर्क, जिसमें सत्ता की साझेदारी जो बेल्जियम ने अपनाई थी, उसमें क्या किया था, उसने इसमें सभी समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, यानी इसमें जो है लाभ हानि को ध्यान में न रखते हुए, ठीक है, कोई भी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो नैतिक तर्क के अंतर्गत लाभ हानि को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और युक्तिपरक तर्क के अंतर्गत जो है लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाता है, जैसा श्रीलंका में अपनाया गया था कि वहाँ पर जो है एक ही बहुसंख्यक समूह, सिंगली समूह को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप की, कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख रूप होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहला है क्षैतिज वितरण, दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण या ऊर्ध्वाकार वितरण भी कह सकते हैं, तीसरा है सामुदायिक सरकार, और इसके बाद चौथा है दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। तो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख रूप होते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे पहले क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सत्ता का विभाजन, सत्ता में शक्तियों का विभाजन समान स्तर पर किया जाता है, एक समान स्तर पर। फॉर एग्जाम्पल, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का समान विभाजन कर दिया जाता है, यानी सत्ता के विभिन्न निकाय यानी अंग एक ही समान स्तर पर रहकर एक समान कार्य करते हैं और सबकी शक्तियों को निर्धारित कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला है विधायिका। जैसा आपने पढ़ा है कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, विधायिका का प्रमुख कार्य होता है पुराने कानूनों में संशोधन करना और नए कानून बनाना। ठीक है, तो विधायिका के अंतर्गत कौन आते हैं, सांसद आते हैं और विधायक आते हैं। जैसा कि आपको पता है, सांसद यानी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और विधायक यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो सांसद होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, और विधायक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, जिसे राज्य सरकार, राज्यों के निवासी चुनते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना, और लागू करवाने का कार्य कौन करता है, प्रशासन। प्रशासन के अंतर्गत DM और SDM, ठीक है, और केंद्र में प्रधानमंत्री, इसके अलावा राज्यों में मुख्यमंत्री, जो कि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है निगरानी करना एवं कानूनों का पालन करवाना। यानी न्यायपालिका देखती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का जो है क्रियान्वयन या पालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच जो है न्यायपालिका करती है, और इसके जो इसके अधीन कौन होता है, इसके अधीन जो है न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश जो है विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाने के अंतर्गत और कार्यपालिका कानून को लागू करवाने के अंतर्गत जो है उन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो तीनों को समान शक्तियाँ दी गई हैं और तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल न्यायपालिका अंकुश हो जाए तो विधायिका कानून बनाकर जो है उस पर अंकुश लगाती है। कार्यपालिका अंकुश हो जाए तो जो है न्यायपालिका उस पर जो है नियंत्रण स्थापित रखती है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा ऊपर से निचले स्तर तक किया जाता है, जिसके अंतर्गत टॉप पर सबसे ऊपर जो है केंद्र सरकार होती है। ठीक है, इसके बाद जो है केंद्र सरकार से नीचे स्तर पर प्रांतीय सरकार होती है। फॉर एग्जांपल भारत में राज्य सरकारें हैं। इसके अलावा बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया, और प्रांतीय सरकारों का विभाजन कर दिया जाता है नगर पालिका और जिला परिषद में। फॉर एग्जांपल नगरों के लिए, बड़े नगरों के लिए नगर पालिका और ग्राम के लिए जिला परिषद होती है। ठीक है, जिसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। और फॉर एग्जांपल ये तो हमारे यहाँ पर मॉडल अपनाया गया है। और बेल्जियम में जैसा हमने पढ़ा था, वहाँ पर सामुदायिक सरकारें होती हैं। वहाँ पर जो है प्रांतीय सरकारों के अधीन, यानी प्रांतीय सरकारों से नीचे जो है सामुदायिक सरकारें होती हैं, जिनका विभाजन जो है जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जिनको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और चौथा है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार के अंतर्गत सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में, भाषाई समूहों में, धार्मिक समूहों में और जाति समूहों में किया जाता है। अभी जैसे हमने बात की थी कि जो है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार की विशेषता क्या है। जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार यानी स्थानीय सरकार का जो विभाजन किया गया है, उनको जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो भाषा के आधार पर दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है धर्म के आधार पर दी गई हैं। तो बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार की विशेषता है कि उसको भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर जो है उनको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार जो है सत्ता का विभाजन किया जाता है। और चौथा है दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह के अंतर्गत फॉर एग्जांपल व्यापारी और उद्योगपति क्या करते हैं, अपनी जो है आर्थिक नीतियाँ, अपने अनुकूल आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए जो है सरकार पर दबाव डालते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल किसान और औद्योगिक मजदूर ये क्या करते हैं, अपने हितों के अनुकूल कानून बनवाने के लिए, ठीक है, जैसे वेतन वृद्धि, काम के घंटों को निर्धारित करना, अपने लिए सुविधाओं की मांग करना, इसके लिए हड़ताल आदि के द्वारा जो है क्या करते हैं, सरकारों पर दबाव बनाते हैं। राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो चुनाव के द्वारा सत्ता की साझेदारी करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी विचारधारा का पालन करती हैं और जो है चुनाव के द्वारा सक्रिय राजनीति में भाग लेती हैं, सत्ता में भाग लेती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो जितने भी परस्पर विरोधी विचारधारा के जो दल होते हैं, जिनकी अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के जो दल होते हैं, वो सम्मिलित रूप से मिलकर क्या करते हैं, एक गठबंधन सरकार का गठन करते हैं। तो गठबंधन सरकार के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है कि गठबंधन सरकार कैसी सरकार होती है, जिसमें जो है परस्पर विरोधी विचारधारा के दल आपस में मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं। आपने पढ़ा था कि जो है इस प्रक्रिया में क्या होता है, कभी कभी निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होती है, यानी कोई भी दल जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सत्ता की जो साझेदारी के जो रूप हैं वो 4 प्रमुख रूप हैं।